मित्रों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। मित्रों उम्मीद करते हैं कि कल दीपावली थी और सबकी दीपावली बड़ी खुशियों में बीती होगी और सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और चलिए आज चलते हैं हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ते हैं जो हम लोगों के प्राइमरी वाली बुक में भी दिया गया है, क्लास 4th में दिया गया है मैथ्स में, और काफी इसमें पूछा भी जाता है। टीईटी हो, सीटीईटी हो या वनडे एग्जाम कोई भी हो, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग थोड़ा सा उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन हम लोग डिटेल में कल सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे कि चीजें होती क्या है आखिर। तो वो टॉपिक क्या है वो फैक्टर, गुणनखंड। गुणनखंड गुणनखंड फैक्टर। अब ये गुणनखंड होता क्या है, दो तीन चीजें हैं इसमें समझने वाली जो चीजें हैं। एक तो हमारा ये गुणनखंड हो गया, गुणनखंड। दूसरा हो गया गुणांक या गुणज, गुणज हो गया, या इसी को गुणांक कह लीजिए, जिसको मल्टीपल कहते हैं। मल्टीपल हो गया, इसको फैक्टर कहते हैं, है ना। फिर एक पॉइंट हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। और फिर एक हो गया हमारा अपवर्तक। अपवर्तक, अपवर्तक। अच्छा, ये मल्टीपल जो है इसको अपवर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्त। दो टर्म है, एक अपवर्त होता है और एक अपवर्तक होता है। अपवर्तक को डिवाइजर कह लीजिए। वैसे फैक्टर के सेंस में भी अपवर्तक यूज होता है, फैक्टर भी कह दिया जाता है। फैक्टर भी कह दिया जाता है, गुणनखंड को डिवाइजर भी कह सकते हैं इस तरीके से। वैसे गुणनखंड को फैक्टर ही कहेंगे, लेकिन गुणनखंड और अपवर्तक ये दोनों टर्म लगभग सेम होते हैं। अभी हम लोग एक एक करके सब समझते हैं। तो ये चार चीजें होती हैं, ये चारों चीजें हम लोगों को एक एक करके समझना है। ये होता क्या है, अगर इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। उसमें भी कई तरीके की फैक्टर्स हम लोगों को निकालने होंगे। जैसे प्राइम फैक्टर हो गया, या फिर आपका सम फैक्टर हो गया, विषम फैक्टर हो गया। ये सारी चीजें हम लोगों को आगे निकालना होगा। तो ये चार चीजें अभी हम लोग क्लियर कर लें, ये चार चीजें होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये गुणनखंड और अपवर्तक। क्या गुणनखंड और अपवर्तक दोनों सेम है? गुणनखंड और अपवर्तक क्या दोनों सेम है? तो हाँ, अगर हम ये कहा जाए तो ये टर्म जो गुणनखंड है और अपवर्तक यानी डिवाइजर और फैक्टर, ये सेम है, ये सेम है। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या लिया 12, एक संख्या हमने 12 लिया, तो इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? इसका गुणनखंड हम लोग कह सकते हैं इस तरीके से कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। कोई भी संख्या होगी वो अपने आप से और एक से तो खुद डिवाइड होगी ही होगी। बाकी उसके जितने फैक्टर ये बनते हैं, ठीक है, ये फैक्टर हो गए, है ना। तो इस तरीके से ये इसके गुणनखंड। अगर हम डिवाइजर की बात करें तो 12 के गुणनखंड यहां ऐसे लिखिए, 12 के गुणनखंड, है ना। अब 12 के अपवर्तक, 12 के अपवर्तक की बात करें तो 12 के अपवर्तक भी वही होंगे, 1 2 3 4 6 और 12। यानी वो संख्याएं जिससे
वो संख्याएं जिनसे दी गई संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अपवर्तक कहेंगे। गुणनखंड में थोड़ा सा इस तरीके से हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए 12 का गुणनखंड हमें निकालना है, 12 का गुणनखंड, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 दूना 4 तिया 12, 2 दूना 4 तिया 12। एक्चुअली इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड है। अगर हम गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंड जो है 12 का गुणनखंड की बात करें तो 12 का गुणनखंड 1 2 3 4 6 और 12 होगा। 12 के अपवर्तक की बात करें तो 1 2 3 4 6 और 12 होगा। अच्छा, जब ये अपवर्तक और गुणनखंड सेम है तो फिर ये दो टर्म यूज क्यों किए गए? ये दो टर्म यूज क्यों किए गए, ये भी समझने वाली बात है। तो आगे चल के हम लोग क्या पढ़ेंगे? महत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे, महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक में इस अपवर्तक का यूज होगा। जब हम लोग महत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे तो महत्तम धन सम अपवर्तक, धन सम अपवर्तक, समापवर्तक, समापवर्तक को क्या कहेंगे? सम अपवर्तक। ठीक है ना? तो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो ये टर्म जो है महत्तम समापवर्तक में यूज होता है। ठीक है ना? और ये जो गुणनखंड हुआ वो गुणनखंड हमारा किसमें यूज होगा? प्राइम यानी कि अभाज्य गुणनखंड में, है ना? अभाज्य, ये गुणनखंड वाला टर्म अभाज्य गुणनखंड में यूज होगा, और अपवर्तक वाला टर्म हमें जब महत्तम समापवर्तक निकालना होगा तब हम लोग वहां यूज करेंगे। तो हमें लगता है कि इसी वजह से दो टर्म इसीलिए बनाए गए क्योंकि ये गुणनखंड हो गया और यहाँ हम अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे, ये अपवर्तक हो गया। तो इस सेंस में हम लोग क्या समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक की बात करेंगे, है ना? तो उम्मीद करते हैं दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये गुणनखंड कहलाएंगे, ये गुणनखंड 12 के कहलाएंगे, लेकिन ये क्या कहलाएंगे? 2 और 3, ये क्या कहलाएंगे? ये अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्यों? क्योंकि अब 12 को हम ऐसी संख्याओं में तोड़ दिए, ऐसी संख्याओं में गुणा करके निकाल दिए कि इनका आगे गुणा नहीं, गुणन मतलब कि आगे इनको तोड़ा नहीं जा सकता किसी भी संख्या। अभाज्य संख्याएं हैं ये 2 भी और ये 3 भी अभाज्य संख्या है। तो जब किसी संख्या को हम अभाज्य संख्याओं में तोड़ के लिखते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखते हैं, तब ऐसे गुणनखंडों को क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, है ना? तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गई होगी। अब गुणनखंड, अगर हम परिभाषा लिखना चाहें गुणनखंड का तो गुणनखंड की परिभाषा क्या होगी? गुणनखंड ऐसी संख्याएं जिनसे दी गई संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाए, पूरी विभाजित हो जाए, उन्हें गुणनखंड कहते हैं, या उन संख्याओं को गुणनखंड कहते हैं। उन संख्याओं को गुणनखंड कहते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए हमें 30 है तो 30 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 30 का गुणनखंड 30 का गुणनखंड हो जाएगा, सबसे पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 8 9, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा और फिर 30 होगा। तो ये गुणनखंड हो गए। ये गुणनखंड यानी ये संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनसे अगर हम 30 को विभाजित करना चाहें तो पूरी की पूरी विभाजित हो जाएंगी। तो एक चीज बिल्कुल ध्यान रखने वाली है कि कोई भी संख्या होगी तो उसका 2 गुणनखंड तो अनिवार्य रूप से होगा ही होगा, 2 अपवर्तक उसका अनिवार्य रूप से होगा ही होगा। कौन सा? एक तो 1 होगा और एक वो स्वतः वो संख्या होगी, स्वतः वो संख्या और 1, दो ऐसी संख्याएं हैं जो किसी भी संख्या के अपवर्तक होते भी हैं।
होते ही होते हैं, है ना। तो गुणनखंड की परिभाषा यही हो गई, और यही परिभाषा हमारी जो हो जाएगी वो अपवर्तक की परिभाषा, डिवाइजर अपवर्तक की भी परिभाषा वही हो जाएगी, है ना। बस डिफरेंस हमने बता दिया दोनों में डिफरेंस, क्योंकि अपवर्तक हम लोग पढ़ेंगे समापवर्तक के केस में, और गुणनखंड जो हम लोग पढ़ेंगे तो गुणनखंड का आगे हम लोग यूज करेंगे किसमें, अभाज्य गुणनखंड को प्राप्त करने में। किसी भी संख्या का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। अब एक चीज और क्लियर करनी है कि ये गुणज क्या होता है। गुणज 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 या गुणांक, जिसको हम लोग मल्टीपल कहते हैं, है ना, मल्टीपल कहते हैं। तो यहां हम लोग अपवर्तक भी हो गया, अपवर्तक भी वही होगा, ऐसी संख्याएं जिनसे दी गई संख्या का सेंस, यानी जिनका अपवर्तक हमें निकालना है, या जिस संख्या का गुणनखंड हमें निकालना। अभी हमने यहाँ 30 लिखा था, तो 30 वही दी गई संख्या हो गई, वही दी गई संख्या 30 हो गई, या 12 लिखा था तो 12 वही दी गई संख्या हो गई, ठीक है। अब गुणज क्या होता है, गुणज जिसको हम लोग अपवर्त कहते हैं, किताब में अपवर्त और गुणज दोनों चीज दी गई है, और इसी को मल्टीपल कहते हैं, मल्टीपल, है ना, मल्टीपल। तो किसी भी संख्या का मल्टीपल अगर निकालना है, गुणज निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, उस संख्या का सीधे सीधे आप टेबल पढ़ते जाइए, उस संख्या का क्या करेंगे, टेबल पढ़ते जाइए। टेबल का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए हमें 3 का गुणज निकालना है, 3 का गुणज, 3 का गुणज, तो 3 का गुणज कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, 3 एक 3, 3 दूना 4, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 37, है ना, फिर 36, 39, 42, इस तरीके से ये आप फिर टेबल पढ़ते जाइए। 3 का मल्टीपल आप निकालने के लिए कितना भी मल्टीपल आप निकाल सकते हैं, यानी ये अनंत होते हैं। किसी भी संख्या का जब हम मल्टीपल निकालते हैं, गुणज या गुणांक निकालते हैं, तो वो अनंत हो सकता है। लेकिन फैक्टर के केस में, गुणनखंड के केस में ऐसा नहीं है। गुणनखंड हमारा लिमिटेड होगा, वो सीमित होगा, वो डिफाइन है, वो कितने नंबर हो सकते हैं वो डिफाइन है। लेकिन यहाँ ये अनंत हो सकता है। किसी भी संख्या का गुणज अगर निकालना है, मल्टीपल निकालना है, तो उसका आप टेबल पढ़ते जाइए, या यूं कहिए कि उस संख्या को आप 1 से लेके और अनंत तक गुणा करते जाइए, तो आपको अनंत संख्याएं ऐसी मिलेंगी जो उस संख्या का क्या होंगी, अपवर्त होंगी, यानी कि गुणज होंगी। एक और संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमें 7 का निकालना है, 7 का गुणज क्या क्या हो जाएगा, तो 7 का गुणज, सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा, 7 होगा, है ना। और सबसे बड़ा गुणज तो वो इनफाइनाइट होगा, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते वो कितना बड़ा होगा, है ना। 7 होगा, 14 होगा, इस तरीके से आप 70 तक तो जाएंगे ही, फिर 77 होगा, है ना, फिर 84 होगा। इस तरीके से आप जो है इसका गुणज निकाल सकते हैं 7 का। कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है, मैं जैसे मान लीजिए कहा कि 7 के प्रथम 3 गुणज निकालिए, गुणज या अपवर्त निकालिए, 7 के प्रथम 3 अपवर्त निकालिए, इस तरीके से 7 के प्रथम 3 अपवर्त निकालिए, या लिखिए, ज्ञात करिए, कुछ भी। तो क्या हुआ, प्रथम 3 अपवर्त का मतलब 7 में सबसे पहले 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 में फिर 2 का गुणा करेंगे, वही टेबल, 7 एक 7, 7 दूना 14, और 7 का 3 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 21। यानी कि जिस भी संख्या का हमें अपवर्त निकालना है, उस संख्या को आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से क्रमशः गुणा करना शुरू कर दीजिए, है ना। तो ये अपवर्त हमें पता चल जाएगा। अब ये प्रथम 3 अपवर्त आ गया। कभी कभी कंडीशन इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए 5 के ऐसे अपवर्त ज्ञात कीजिए, 5 के ऐसे अपवर्त ज्ञात कीजिए, 5 के ऐसे अपवर्त ज्ञात कीजिए
जो जो 20 से बड़े हो, जो 20 से नहीं 20 से छोटे हो, ऐसे कहिए 20 से छोटे हो या 25 से छोटे हो, 25 से छोटे हो, तो हम लोग क्या करेंगे, तब उस केस में हम लोग करेंगे 5 का टेबल पढ़ेंगे उतनी बार कि 25 से छोटा ही रह जाए, यानी 5 का एक बार मल्टीप्लाई किए तो 5 आ गया, 5 का अपवर्त पहला 5 हो गया, दूसरा अपवर्त 2 से गुणा कर दिए तो 10 हो गया, तीसरा अपवर्त 5 का 3 से गुणा कर दिए तो 15 हो गया, और 5 का चौथा अपवर्त 4 से गुणा कर दिए तो कितना हो गया, 20 हो गया। बस ये चारों हमें निकाल लेंगे, दो इधर, यानी ये 25 से छोटे, अब हमें 25 तक नहीं जाना है, ये कह रहा कंडीशन दे दिया 5 के ऐसे अपवर्त निकालना है जो 25 से छोटे हो, इसका मतलब आप 1 से गुणा करिए, 2, 3 और 4, 5 से गुणा कर देंगे तो वो 25 हो जाएगा, और ऐसा हमें नहीं करना है, 25 पूछा नहीं जा रहा, 25 से छोटे अपवर्त पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर ऐसे कह सकता है कि 5 के 4 अपवर्त ऐसे ज्ञात कीजिए, अब 5 की जगह पे कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, 5 के ऐसे 4 अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 30 से बड़े हो, ऐसे 4 अपवर्त ज्ञात कीजिए ज्ञात करिए जो 30 से बड़े हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें 5 का जब हम 6 बार पढ़ेंगे, 5 का टेबल जब हम 6 बार 5 में 6 का गुणा करेंगे तब 30 आएगा, यानी हमें 30 से बड़ा निकालना है तो 5 का हम गुणा करेंगे 5 सत्ते 35, 7 से गुणा करना शुरू करेंगे तो 35 हो जाएगा, फिर 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, और हमें 4 निकालना है तो 5 9 45, और फिर 5 दहयम 50, ठीक है ना। ये 4 अपवर्त ऐसे हो गए जो 30 से बड़े हैं, जो 30 से बड़े हैं। अब कोई कह सकता है कि सर ऐसा है कि मान लीजिए हम 30 से बड़े अपवर्त 45 35 40 45 ये ना लिख के हम 55 लिख दे, 60 लिख दे, 75 लिख दे, 70 लिख दे, वो भी चलेगा, ठीक है ना, वो भी चलेगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कहा है और कोई कंडीशन नहीं लगाया, सिर्फ ये कहा है कि ऐसे अपवर्त हमें फाइंड आउट करने हैं जो 30 से बड़े हो। 30 से बड़े हम कुछ भी लिख सकते हैं, वो 4 हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम इस तरीके से इनको क्रम में ही लिखे, इसको सीरियल में ही लिखे, तो यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंडीशन हम देखेंगे किस तरीके का कंडीशन दिया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस तरीके से हम लगाएंगे। तो अपवर्त और अपवर्तक, अब दो चीजें अपवर्त और अपवर्तक में बड़ी क्लियर होके निकल के आई हैं कि इधर हम लिखते हैं अपवर्त, इधर हम लिखते हैं अपवर्त, अपवर्त या गुणक, और इधर हम लिखते हैं अपवर्तक या गुणनखंड, क्या लिखेंगे, गुणनखंड, ठीक है। अब यहाँ दो तीन चीजें क्लियर होके आई, एक तो अपवर्त, किसी संख्या का अपवर्त जब हम निकालेंगे, कोई संख्या है उस संख्या का अपवर्त निकालेंगे तो अपवर्त क्या होगा, अपवर्त हमेशा जो है उस संख्या के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो अपवर्त क्या होगा, अपवर्त हमेशा ग्रेटर होगा, आर इक्वल टू होगा उस संख्या के, है ना। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं। जैसे हमें 5 का अपवर्त या मान लीजिए 4 का अपवर्त निकालना है तो 4 से ही शुरू करेंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी कि या मिनिमम वो कितना होगा, 4 हो सकता है, यानी वो संख्या के अपवर्त क्या होगा, संख्या के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। अपवर्त या तो संख्या से, 4 का अपवर्त हमेशा 4 होगा या 4 से बड़ा ही होगा, है ना। और अपवर्तक की अगर हम लोग बात करें, गुणनखंड की बात करें, तो गुणनखंड जो होगा वो हमेशा उस संख्या के बराबर होगा या उस संख्या से छोटा होगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमें 15 का गुणनखंड निकालना है, तो 15 का अपवर्तक या गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 15 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये या तो 15 है और या तो 15 से छोटा है, तो क्या लिख सकते हैं, अपवर्तक। अब अपवर्तक या गुणनखंड, यहाँ आप दोनों चीजें यूज कर सकते हैं। अपवर्तक जो है वो क्या है, या तो छोटा है या तो बराबर है किसके, उस संख्या के, जिस संख्या का हम
अपवर्तक या गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो ये चीज क्लियर होके यहाँ से आ गई। ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। एक चीज और क्लियर हो गई यहीं से कि अपवर्त जो है वो कितने हो सकते हैं। किसी संख्या का अपवर्त इनफाइनाइट हो सकता है, यानी उसको हम काउंट नहीं कर सकते कि उसका अपवर्त हम कितनी बार कितना अपवर्त उसका हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसका टेबल ही आपको पढ़ना है, मल्टीप्लाई करते जाना उस संख्या को 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6, आप जितना मल्टीप्लाई कर सकते हो उस संख्या से आप मल्टीप्लाई करते जाइए तो अपवर्तक अपवर्त निकलता जाएगा। अपवर्त निकलता, अपवर्त और अपवर्तक दोनों टर्म को बड़े अच्छे से इसका उच्चारण करना होगा। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है अपवर्त और अपवर्तक बड़े ध्यान से हमें करना होगा। तो अपवर्तक की संख्या, अपवर्त 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 की जो संख्या होगी कि संख्या वो कितनी हो सकती है? संख्या अनंत हो सकती है ना? अनंत हो सकती है। लेकिन जो अपवर्तक हमारा है, अपवर्तकों की संख्या क्या होगी? अपवर्तकों की संख्या सीमित होगी। और वो कितनी होगी? अपवर्तकों की संख्या हमेशा सीमित होगी। आप समझ गए? जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 20 का ही, 20 का अपवर्तक हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 20 का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 और 5, 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया और 20 हो गया। 1 2 4 5 10 और 20। अब कोई ये कह दे कि 20 का अपवर्तक 1 2 3 4 5 6 इन 6 संख्याओं से ज्यादा हो सकता है, तो वो असंभव है। 20 का अपवर्तक इन 6 संख्याओं से या गुणनखंड इन 6 संख्याओं से ज्यादा होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। 20 से बड़ा इसका अपवर्तक नहीं होगा। यही कहने का मतलब। तो दो चीजें क्लियर होके आई गुणज और यानी अपवर्त और अपवर्तक में, गुणनखंड में। क्या? कि अपवर्त की संख्या हमेशा अनंत हो सकती है। यहाँ कंडीशन दिया जाएगा हमें क्या निकालना है, किसी से बड़ा, किसी से छोटा, किसी के बीच में, या नंबर ऑफ मल्टीपल समय दे दिया जाएगा। और यहाँ क्या है? यहाँ हमें सीमित संख्या मिलेगी और वो संख्या क्या हो सकती है? ज्यादा ज्यादा दी गई संख्या के बराबर हो सकती है या उससे छोटी हो सकती है। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं अपवर्त, अपवर्तक, गुणनखंड, गुणज, ये सारी चीजें बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या पढ़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जैसे मान लीजिए हमें 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा? तो 12 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, 2 दूना 4 तिया 12, 16 ले लीजिए, 16 नहीं, आप यहाँ ले लीजिए 30 ले लीजिए। तो 30 का हम लोग कैसे लिखेंगे? 30 बराबर 2 तिया 6, 2 तिया 6 पंचे 30, इस तरीके से। तो ये हो गया क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। अभाज्य गुणनखंड, इन्हीं को हम अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। 2 तिया 6 पंचे 30, है ना? इस तरीके से। अब इसको देखिए, अभाज्य गुणनखंड कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि इनको हम ऐसे गुणनखंडों में तोड़ दिए जो अभाज्य है। तो वह है 3 है और 5, ये तीनों संख्याएं क्या है? अभाज्य है। तो अगर अभाज्य गुणनखंड की परिभाषा हम लोग लिखना चाहें तो दी गई संख्या के ऐसे गुणनखंड जो अभाज्य हो, दी गई संख्या के ऐसे गुणनखंड जो अभाज्य हो। अब 30 का गुणनखंड अगर हम लोग निकाले, 30 का गुणनखंड अगर हम लोग निकाले, 30 का गुणनखंड तो क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है ना? 10 हो सकता है, फिर 15 और 30 हो सकता है। अब इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि इसमें अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? तो वो निकल के आते हैं 2 3 और 5। तो इस 30 को अगर हम 2 3 और 5 में शो कर ले जाए, निरूपित कर ले जाए,
तो ये क्या हो जाएंगे, ये अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है ना। तो 30 बराबर 2, 3 6 पंचे 30 है ना। अब मान लीजिए कोई कहता है कि हम 30 को इस तरीके से गुणनखंड इसका करेंगे, 30 का गुणनखंड इस तरीके से करेंगे कि 10 3 30, या मान लीजिए 15 दूना 30, 15 दूना 30 है ना। तो 15 को भी हम, अब ये 15 अभाज्य तो रह नहीं गया, फिर इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं 15 का। तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5 गुणा 2। तो वही चीज फिर 5 दूना 10 3 30, फिर वही चीज निकल के आई जो यहाँ निकल के आई है ना। तो सिंपल सा कहने का मतलब इतना ही है कि अभाज्य गुणनखंड ऐसे गुणनखंड होते हैं जो अभाज्य हो, जो अभाज्य हो। एक यहाँ नहीं लिया जाएगा, क्यों? क्योंकि एक जो है अभाज्य संख्या नहीं होती है। हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है तो किसी संख्या के ऐसे ऐसे गुणनखंड, दी गई संख्या के ऐसे गुणनखंड या किसी संख्या के ऐसे गुणनखंड जो अभाज्य हो, है ना। तो ऐसे गुणनखंडों को क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड कहेंगे, प्राइम फैक्टर कहेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे इसको। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अपवर्त क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है, गुणनखंड क्या है ना। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे कई तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दी गई, तो उस संख्या के कितने गुणनखंड होंगे, यानी गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या पूछी जा सकती है। ठीक है। दूसरा सवाल, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, इस तरीके से, है ना। फिर तीसरा है विषम गुणनखंडों की संख्या, है ना। फिर चौथा सवाल बन सकता है कि गुणनखंडों का योग क्या होगा, गुणनखंडों का योग क्या होगा, सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, या विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, या हो सकता है मल्टीपल गुणा ही पूछ लिया जाए कि सम गुणनखंडों का, जो सम गुणनखंड आए हैं उनका गुणा क्या होगा, उनका गुणा यानी उनको आपस में गुणा किया जाए तो क्या होगा, या विषम गुणनखंडों का गुणा क्या होगा। तो इस तरीके के कई सारे सवाल बनते हैं यहाँ पे, और ये सवाल हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, हम समझते हैं कि काफी अच्छा यहाँ से कंसेप्ट निकल के आपके सामने आया है और आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो कमेंट जरूर करिएगा। देखते हैं कि वीडियो लोग देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते, तो ये ऐसा ना करिए, हमारा भी हौसला बढ़ाते रहिए। हमें भी ये लगे कि जो कंटेंट हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छा कंटेंट है, आपको मदद पहुंचा रहा है, आपको समझने में आसानी हो रही है, तो हमें भी खुशी होगी। तो इसी के साथ मित्रों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।